10 मई 1857 दोपहर का वक्त, जगह थी मेरठ कैंटोनमेंट। ये वो जगह थी जहां ब्रिटिश आर्मी के सिपाही रहा करते थे और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने पूरे भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया। ब्रिटिश आर्मी की वो छोटी छोटी इन्फेंट्रीज जिसमें इंडियंस एज सिपाही काम किया करते थे, उन इन्फेंट्रीज के अंदर एक ऐसी चिंगारी भड़की कि वो कैवेलरी तक पहुंची और धीरे धीरे पूरे शहर में हंगामा हो गया। ये सिर्फ सिपाहियों की बात नहीं थी, शहर के आम लोग, किसान सब इस विद्रोह में कूद पड़े। सबसे पहले बेल ऑफ आर्म्स, जहाँ पर हथियार रखे जाते थे, गोला बारूद रखा जाता था, उसे लूटा और फिर शुरू हुई अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई जिसने अंग्रेजों को घुटने पर ला दिया। रिबेलियंस ने ब्रिटिशर्स के बंगलों जला दिए, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को जान से मार दिया और कई जगह पर गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की फैमिलीज तक को नहीं छोड़ा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस सब कुछ तबाह कर दिया गया। दिल्ली जाने वाली टेलीग्राफ लाइंस को काट दिया गया ताकि किसी भी तरीके का कनेक्शन पॉसिबल ही ना हो पाए ब्रिटिशर्स के लिए। और जब रात का अंधेरा छा गया, इतनी मार काट के बाद कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार हुए और निकल पड़े डेस्टिनेशन दिल्ली। पर सवाल ये है कि दिल्ली ही क्यों? आखिर मेरठ से दिल्ली जाने का मतलब ही क्या था? पेशेंस रखो, अभी समझ में आ जाएगा। 11 मई 1857 सुबह सुबह का टाइम था जिस वक्त दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। 82 साल के एक बूढ़े सम्राट जिनका नाम बहादुर शाह जफर था, उन्होंने अभी अभी अपनी नमाज खत्म करके शेरी का खाना खाया था। ये रमजान का महीना था जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। सूरज निकलते ही उनका रोजा शुरू होना था, तभी लाल किले की जो दस्तक थी वो एक बहुत बड़े शोर में बदल जाती है। और जब वो खिड़की के पास आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि मेरठ से आए हुए कुछ सिपाही नीचे खड़े हैं और वो अंदर आने की गुहार लगा रहे हैं। उन रिबेलियंस ने सम्राट से एग्जैक्टली क्या कहा वो सुनो। हम मेरठ से आए हैं तमाम अंग्रेजों को जान से मारकर, क्योंकि उन्होंने हमसे वो गोलियां चलवाई जो कि सुअर और गाय की चर्बी से लेपी हुई थी। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म बर्बाद हो रहा है। बहादुर शाह जफर जब ये बात सुनता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। लेकिन जो रिबेलियंस थे वो बहुत ज्यादा जोश में थे और उनमें से कुछ रिबेलियंस जबरदस्ती दरवाजे के रास्ते अंदर लाल किले में घुसाए, बिना किसी परमिशन, बिना किसी शिष्टाचार के। उन्होंने बहादुर शाह जफर को तख्त पर बैठाया और एक डिमांड रखी, बादशाह हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। अब इमेजिन करो एक बूढ़ा आदमी जिसमें कोई ताकत नहीं है, जिसका एम्पायर लाल किले की दीवारों तक सीमित है, उसके सामने हथियार बंद लोग खड़े हैं। उसके पास क्या सच में कोई और ऑप्शन था? शायद नहीं। इसीलिए बहादुर शाह जफर ने हाँ कर दी और इस एक डिसीजन से पूरे विद्रोह को एक लेजिटिमेसी मिल गई। उनको ये चीज की वैलिडेशन मिल गई कि जो वो कर रहे हैं वो सही है और अब तो सम्राट का भी आशीर्वाद उनके साथ है। और अब ये लड़ाई मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम पर लड़ी जाने वाली थी। 12 और 13 मई को पूरा नॉर्थ इंडिया शांत था, पर ये तूफान से पहले की शांति थी। जैसे ही खबर फैली कि दिल्ली पर अब रिबेलियंस का कब्जा है और बहादुर शाह जफर ने विद्रोह को आशीर्वाद दे दिया है, पूरे देश में मानो एक आग सी फैल गई। अगर आप उन दिनों के इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालोगे तो आप लोगों को एक पैटर्न नजर आएगा। जैसे ही किसी शहर में म्यूटिनी होती थी, उसकी खबर दूसरे शहरों तक पहुंच जाती थी और उस शहर की इन्फेंट्री अपने हथियार उठा लेती थी। सबसे पहले बेल ऑफ आर्म्स को लूटा जाता था और उसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे कि ऑफिसेज, जेल्स और ट्रेजरी पर अटैक कर दिया जाता था। सारे के सारे लोगों को छुड़वा दिया जाता था और फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स के घरों में घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती। हर जगह विद्रोह का तरीका ऑलमोस्ट सेम था, जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा प्लान बना करके इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया हो। इसमें एक ही सिग्नल होता था, शाम को कोई तोप चलाई जाती थी या ब्यूगल बजता था और फिर मौत का नंगा तांडव शुरू होता था। और सबसे खास बात, हिंदी, उर्दू और फारसी में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए और उन पोस्टर्स के नीचे बड़े बड़े लीडर्स के नाम लिखे गए ताकि ऐसा लगे कि ये फरमान लीडर्स ने जारी किया है। और उनमें कुछ ऐसी बातें लिखी होती थी, हिंदू और मुसलमान सभी भाई एक हो जाओ, उठो और फिरंगियों को जान से मार दो। शुरुआत में तो सिर्फ सिपाही इस विद्रोह में शामिल थे, लेकिन जब आम लोग इस विद्रोह के अंदर उतरे तो उनके टारगेट्स बदल गए। लखनऊ, कानपुर, बरेली ऐसे बड़े शहरों के अंदर साहूकार और अमीर लोगों को भी टारगेट किया गया, क्योंकि किसान उन्हें सिर्फ जालिम ही नहीं ब्रिटिशर्स का दोस्त भी मानते थे। उनके घर लूटे गए और लूटने के बाद पूरे घर में आग लगा दी गई। ये छोटी सी म्यूटिनी अब पूरा रिबेलियन बन चुका था। हर तरह की अथॉरिटी और हायरार्की के खिलाफ एक पूरी की पूरी जंग छेड़ दी गई थी। मई और जून में यही पूरा हाल बना रहा और ब्रिटिशर्स के पास इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं था। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा, ब्रिटिश रूल कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। हर ब्रिटिश ऑफिसर की यही जद्दोजहद थी
कि वो किसी तरीके से अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा ले। 14 जून 1857 दिल्ली उर्दू अखबार की ये रिपोर्ट देखी। सब्जियों के दाम महंगे हो गए थे, मंडियों के अंदर किसी भी तरीके का राशन या सब्जियां मिल ही नहीं रही थी, और जो मिल भी रही थी वो काफ़ी ज़्यादा सड़ी हुई थी। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और लोग खाने तक को तरस रहे थे। पानी भरने वाले लोगों ने वहाँ से पानी भरना बंद कर दिया था और लोगों को अपने कंधों पर बाल्टी लेकर के बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा था। हलाल खोर यानी जो अच्छे लोग थे वो अब हराम खोर यानी करप्ट बन चुके थे, और कई मोहल्लों में तो कई लोगों की कमाई तक नहीं हो रही थी। बीमारी आग की तरह फैल रही थी और लोगों के पास इसका कोई इलाज भी नहीं था। अब सवाल ये है कि इतनी खराब हालत में भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ जाता था? एक खबर दूसरे शहर तक आखिर पहुंच कैसे रही थी? कौन कर रहा था ये प्लानिंग, और इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कैसे थी? एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। अवध की 47th इन्फेंट्री की कैवेलरी ने जब कार्ट्रिजेस लेने से मना कर दिया तो उन्होंने 48th इन्फेंट्री को ये लिखा, हमने धर्म के लिए ये किया है और अब 48 के ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब सिपाही एक इन्फेंट्री से दूसरी इन्फेंट्री मैसेजेस भेज रहे थे और ये सारे काम एमिसरीज यानी दूत के हाथों करवाए जा रहे थे। लोग प्लान बना रहे थे और एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। ये स्टोरी सुनो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। फ्रैंकोइस सिस्टन जो कि सीतापुर के अंदर एक नेटिव क्रिश्चियन पुलिसमैन थे, वो सहारनपुर गए थे वहाँ के मजिस्ट्रेट से मिलने। सिस्टन इंडियन कपड़ों में थे और ज़मीन के ऊपर बैठकर मजिस्ट्रेट से बात कर रहे थे। तभी एक मुस्लिम तहसीलदार बिजनौर से आया। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध से हैं तो उसने उनसे एक बात पूछी, अवध से क्या खबर है भाई, सब काम कैसा चल रहा है? सिस्टन ने बहुत समझदारी से जवाब दिया कि अगर अवध में कोई काम होगा तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। उस मुस्लिम तहसीलदार ने बहुत हंसकर और कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, भरोसा रखो इस बार हम सफल होंगे, क्योंकि इस बार काम की जिम्मेदारी एक कैपेबल हाथों में है। और बाद में पता चला कि बिजनौर के अंदर जो म्यूटिनी हुई थी उसके अंदर ये मुस्लिम तहसीलदार ही बहुत बड़ा लीडर था। कैप्टन हियर्सी जो कि बहुत बड़े ओहदे पे थे, अवध मिलिट्री पुलिस ने म्यूटिनी के दौरान उन्हें प्रोटेक्शन दी हुई थी। लेकिन 41st इन्फेंट्री ने ये डिमांड रखी कि या तो हियर्सी को जान से मार दो या फिर प्रिजनर बनाकर हमारे हवाले कर दो, नहीं तो ये म्यूटिनी कभी नहीं रुकेगी। मिलिट्री पुलिस ने मना कर दिया। चार्ल्स बॉल जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 1857 में लिखा था, उन्होंने ये बताया कि कानपुर के अंदर पुलिस लाइंस के अंदर हर रात एक पंचायत बैठती थी। ये दिखाता है कि सिपाही एक साथ रहा करते थे, एक जैसी लाइफस्टाइल जीते थे, कई तो एक ही कास्ट के होते थे। तो नेचुरल सी बात थी कि वो अपने फ्यूचर के लिए कोलेक्टिवली डिसाइड कर रहे थे। इन बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए सिर्फ इरादे काफ़ी नहीं होते, लीडरशिप चाहिए होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, लोगों में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। तो अब सवाल ये आता है कि इन रिबेलियंस ने अपने लीडर्स को कैसे चुना, कौन थे इनके लीडर्स? अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा कि मेरठ के सिपाही जब लाल किले पर पहुंचे थे तो उस वक्त बहादुर शाह जफर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उन्होंने डर के मारे ही हाँ की थी। उन्हें कोई लीडर नहीं बनना था, वो बस नाम मात्र के लीडर थे, और इसका मतलब था कि ज़बरदस्ती लीडर्स बनाए जा रहे थे। और ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, सिमिलर सीन्स पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर देखे गए। जैसे कानपुर के अंदर सारे के सारे सिपाही मिलकर नाना साहेब के पास गए और उन्होंने नाना साहेब का हाथ मांगा कि आपको हमारा लीडर बनना ही पड़ेगा, और वहाँ से नाना साहेब ने कानपुर की बागडोर संभाली। झांसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल उस म्यूटिनी की वजह से हट गया तो महारानी ने पूरे किले पर अपना कब्जा कर लिया और अपने लोगों को वहाँ तैनात कर दिया। और जब ब्रिटिशर्स वहाँ पर आए तब वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने उन पर ही अटैक कर दिया, और इस तरीके से झांसी की पूरी लीडरशिप को रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला। आरा प्रेजेंट डे बिहार, वहाँ के ज़मींदार वीर कुंवर सिंह ने भी कुछ इसी तरीके से लीडरशिप को संभाला। और लास्ट में अवध, यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। नवाब वाजिद अली शाह को उनकी जगह से ब्रिटिशर्स ने डिस्प्लेस कर दिया था, और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया बल्कि पूरे के पूरे स्टेट को अपने कब्जे में ले लिया और वाजिद अली शाह को जेल में डाल दिया। तब लखनऊ के लोगों ने वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कादर को अपना लीडर बना लिया और म्यूटिनी को आगे कंटिन्यू किया। हर जगह पे सिर्फ रॉयल लोग ही लीडर नहीं बने थे, कई बार जब उनकी एब्सेंस होती थी तो नॉर्मल पीपल ही लीडरशिप अपना लेते थे। जैसे मेरठ की एक रिपोर्ट के हिसाब से एक फ़कीर जो कि हाथी के ऊपर सवार होकर के आ रहा था और सारे के सारे सिपाही जो म्यूटिनी में शामिल थे वो उससे मिलने जा रहे थे। लोकल लीडर्स में और भी कई एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। उन एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल है शामल का, जो कि बरौत आज के प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में रहते थे। वो जाट कल्टिवेटर्स के क्लैन से थे और उनकी किनशिप 84 गांव तक फैली हुई थी, जिसे 84 देश भी बोला जाता था।
यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी और कई किसान और ज़मींदार बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे। लेकिन यहाँ के सभी लोग ब्रिटिशर्स की लैंड रिवेन्यू सिस्टम को बहुत ज़्यादा बुरा मानते थे। रीज़न, ब्रिटिशर्स ने रिवेन्यू का जो डिमांड रखा था वो बहुत ज़्यादा था। पूरा का पूरा कलेक्शन बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल था, मतलब फसल अच्छी हो या बुरी हो, रिवेन्यू हर साल हर महीने उतना ही जाएगा। और जब फसल ख़राब होने पर किसान उन टैक्सेस को भर नहीं पाते थे तो ब्रिटिशर्स उनकी ज़मीनें छीन लेते थे। और अगर ये ज़मीन ब्रिटिशर्स से किसी तरीके से बच भी जाती थी तो मनी लैंडर्स किसानों की ज़मीनों को हड़प लिया करते थे। और इसीलिए जो शामिल थे वो रात के अंधेरों में एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और वहाँ के जो हेडमैन होते थे उनको विद्रोह करने के लिए उकसाते थे। और जब सभी गांव तैयार हो गए तब शुरू हुआ रिबेलियन का वो तांडव जिसने पूरे बरौत की कहानी को ही बदल कर रख दिया। बरौत की ये लड़ाई सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थी, हर उस जाति, हर उस गलत फैसले के खिलाफ थी जो कि ब्रिटिशर्स और उनके साथी जैसे मनी लैंडर्स और बड़े बड़े किसानों ने छोटे किसानों के साथ की। इन लोगों ने सीधे ब्रिटिशर्स पर अटैक किया, उनको जान से मार दिया और किसानों ने खेतों को छोड़ दिया और मनी लैंडर्स के घर लूटे। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी खो चुके थे उन लोगों ने वापस अपनी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया। नदी पर जो ब्रिजेस बने हुए थे उन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो पक्की सड़कें थी इवन उन्हें भी खोद करके एकदम खत्म कर दिया गया। ऐसा वहाँ के लोगों ने सिर्फ 2 रीजंस की वजह से किया था। पहला कि जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो उस एरिया के अंदर आ ना सकें, और सेकंड रीजन कि ये जितनी भी चीजें वो लोग कर रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला या फिर सड़कों को तोड़ना या फिर नदी के ऊपर जो ब्रिजेस बने हुए थे जो कि ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, उन सभी ये सारे के सारे सिंबल्स थे ब्रिटिश सरकार का, और इनको तबाह करना इन तरीके से ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर था उसको खत्म करने के बराबर माना जा रहा था। शाहमल ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, दिल्ली के अंदर जो म्यूटिनी हुई थी उसके अंदर जो सिपाहियों को सप्लाईज जा रही थी, खाने पीने का सामान, हथियार थी, वो शामिल ही कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स और मेरठ के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश हुई थी उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया और कम्युनिकेशन को बिल्कुल बंद करवा दिया। और इस चीज से लोकल्स बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने शाहमल को राजा जी कह करके बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों ने एक ब्रिटिश ऑफिसर के बंगलों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और उसे हॉल ऑफ जस्टिस बना दिया गया। वहां पर शाहमल सारे के सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया करते और उन डिस्प्यूट्स पर अपने जजमेंट्स भी दिया करते। इवन उस एरिया के लोग तो अब ये फील कर पा रहे थे कि ब्रिटिश राज कंप्लीटली खत्म हो चुका है और अब शाहमल जो कि उन्हीं के चुने हुए राजा थे उनका राज शुरू हो चुका। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक चली नहीं। जुलाई 1857 में एक बैटल हुई बिटवीन शाहमल एंड ब्रिटिशर्स जिसमें कि शाहमल शहीद हो गए। शाहमल की तरह एक और लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने अपनी स्टडीज हैदराबाद से कंप्लीट की और बहुत ही यंग एज में वो मौलवी बन गए। ये 1856 से ही गांव-गांव घूम रहे थे और जिहाद यानी रिलीजियस वॉर की बात कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इनका स्टाइल बहुत अलग था। पालकी में बैठे होते थे और आगे ड्रम बीटर्स ड्रम्स को बीट कर रहे होते थे और पीछे इनके फॉलोअर्स इनके लिए गाना गाते थे और इसीलिए उन्हें डंका शाह करके भी बुलाया जाता था, जिसका मतलब होता है कि मौलवी विद ड्रम बीटर्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स घबरा गए जब उन्होंने देखा थाउजेंड्स ऑफ पीपल मौलवी अहमदुल्ला शाह को फॉलो करने लगे। 1856 में जब वो लखनऊ पहुंचे तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें प्रीच करने से मना कर दिया और 1857 आते आते उन्हें फैजाबाद में एक जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब रिलीज हुए तो म्यूटिनियस 22nd इन्फेंट्री जो कि लखनऊ की इन्फेंट्री थी उसने उन्हें अपना लीडर इलेक्ट कर लिया और इसके बाद वो बैटल ऑफ चिन्हात में लड़े जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, जहां ब्रिटिश फोर्सेस हेनरी लॉरेंस के अंदर डिफीट हो गए। और फिर क्या था, वो अपने करेज और स्वाभिमान के लिए जाने गए। कई लोग यही मानते थे कि अहमदुल्ला शाह इनविंसिबल है, उनको हराया नहीं जा सका, ब्रिटिशर्स उन्हें कभी मार ही नहीं सके। ये बिलीफ ही उनकी अथॉरिटी का बेस था। हालांकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लीडर्स कितने भी पावरफुल हों पर कभी भी अपराइजिंग सिर्फ लीडर्स की बदौलत नहीं चलती, उसे फ्यूल चाहिए होता है और इन म्यूटिनीज को फ्यूल देने का काम करती हैं अफवाहें। मेरठ के सिपाहियों ने एक बात कही थी कि गाय और सुअर की चर्बी से लेपी हुई गोलियां, असल में वो बात कर रहे थे एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिजेस की जो उन्हें बस अभी अभी दिए गए जो कि बहुत ज्यादा नई थी। इससे पहले जितनी भी राइफल्स यूज होती थी उन सब में मैनुअली बारूद को भर करके एक सरिये से उसको दबाना पड़ता था
था, जिसके बाद उसके अंदर कार्ट्रिज डाल करके फिर चलाया जाता था। लेकिन एनफील्ड राइफल की जो गोलियां होती थी उसके अंदर जो बारूद है वो कार्ट्रिज के साथ ही आता था, तो उसको सीख से भरकर चलाना नहीं पड़ता था। लेकिन इस बारूद और कार्ट्रिज को जो है सेपरेट रखने के लिए इसको एक पतले से कागज से लपेटा जाता था और ये धूप और बारिश में खराब ना हो इस वजह से इसके ऊपर एनिमल फैट्स की एक लेयरिंग कर दी जाती थी। और जब इसे चलाना होता था तो उनको मुंह से ये कागज छील करके फिर राइफल के अंदर वो गोलियां डालकर शूट करना होता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन्हें समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रूमर एक वाइल्ड फायर की तरह पूरे नॉर्थ इंडिया के सिपाही लाइन में फैल गया। हालांकि इसका ओरिजिन ट्रेस किया जा सका है। कैप्टन राइट जो राइफल इंस्ट्रक्शन के डिपोर्ट का कमांडेंट था, उसने रिपोर्ट किया कि जनवरी 1857 के 3rd वीक में दमदम मैगजीन में काम करने वाले एक लो कास्ट खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था उससे पानी मांगा। मंगल पांडे ने मना कर दिया क्योंकि खलासी लोअर कास्ट से था। तो खलासी ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मंगल पांडे से कहता है कि तुम ब्राह्मणों का जोर सिर्फ हम छोटी कास्ट वालों पर ही चलता है, मुझे पानी पिलाने में आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और वहाँ जब फिरंगी तुमसे गाय और सुअर की चर्बी से लेपी हुई गोलियां तुम्हारे मुंह से छिलवा कर चलवाते हैं तो तुम्हारा धर्म बीच में क्यों नहीं आता। वो खलासी दमदम से ही था, इसलिए मंगल पांडे के मन में एक डर बैठ गया और ये बात जब उसने अपनी इन्फेंट्री में सबको बताई तो सभी ने एनफील्ड राइफल चलाने से मना कर दिया। लेकिन जब 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर जेम्स थॉर्नटन ह्यूसन जो कि एक रेप्यूटेड पोस्ट पर थे, उन्होंने जबरदस्ती मंगल पांडे को राइफल चलाने पर उकसाया तो मंगल पांडे ने ये राइफल ह्यूसन पर ही तान दी और फिर फायर कर दिया। हालांकि वो गोली ह्यूसन को छू कर निकल गई, पर मंगल पांडे यहीं पर नहीं रुके, तो उन्होंने मस्केट उठा करके लेफ्टिनेंट बेम्पर्डे हेनरी बॉग को भी मारा और इस क्राइम के लिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। एंड 1857 की जो मिलिट्री रिबेल हुई थी उसका एक माइनर रीजन मंगल पांडे की फांसी भी था। इस इंसिडेंट ने सभी सिपाहियों के मन में एक आग लगाने का काम किया और इसीलिए हम मंगल पांडे को वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर में काउंट करते हैं जिन्होंने डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई। 1857 की शुरुआत में और भी कई रूमर्स चल रहे थे। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की कास्ट और रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची थी, जिसके अंदर वो काफी सारी चीजें कर रहे थे, जिनमें से एक ये भी था कि मार्केट में जो आटा बिकता है उसमें गाय और सुअर की हड्डियों का पाउडर बना करके मिलाया हुआ है ताकि हिंदू और मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। और इन अफवाहों का इतना ज्यादा असर हुआ कि टाउन्स और कैंटोनमेंट्स में जितने भी सिपाही थे और आम जनता थी उन सब ने आटा छूना ही बंद कर दिया। सबको ये डर था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं और इस वजह से ये सारी चीजें कर रहे हैं और यही डर बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस फियर को शांत करने की कोशिश की पर कुछ भी वर्क नहीं करता था। इन्हीं रूमर्स के साथ एक मिस्टीरियस सी चीज चल रही थी। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ये रिपोर्ट आ रही थी कि रात के अंधेरे में जो चपाती है यानी रोटी एक गांव से दूसरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। कैसे? रात में एक आदमी आता है और गांव के वॉचमैन को रोटियां देता है और कहता है 5 और गांव में बना करके इसको बांटो और ऐसे पूरी चेन बना दो। इन रोटियों को डिस्ट्रीब्यूट करने का मीनिंग तब भी क्लियर नहीं था और आज भी क्लियर नहीं। कई लोगों का ये मानना है कि जब रिबेलियंस को एक गांव से दूसरे गांव भेजना होता था तब इस तरकीब का इस्तेमाल किया जाता था। अगर वॉचमैन ये रोटी एक्सेप्ट कर लेता था तो इसका मतलब वो गांव रिबेल के सपोर्ट में। लेकिन सवाल ये है कि लोग इन रूमर्स और इन सब चीजों पर बिलीव ही क्यों कर रहे थे। ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि रूमर्स फैक्चुअली करेक्ट हैं या नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट क्या कर रहे थे। एक्चुअली में ये जितने भी रूमर्स हैं ये लोगों के फेथ और कन्विक्शन को हिट कर रहे थे। सभी के मन में जो आशा है अपने धर्म को लेकर के उसको ठेस पहुंच रही थी और ये जितने भी रूमर्स थे ये इसी आस्था को बार बार टारगेट कर रहे थे। अब सवाल ये बन जाता है कि 1857 में लोगों को ऐसा कौन सा फियर या सस्पिशन था, इस कंफ्यूजन की जड़ें कहां से आई थी। एक्चुअली में इन रूमर्स की शुरुआत 1820 से हुई थी जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटे की लीडरशिप में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के लिए पॉलिसीज बनानी शुरू की। पॉलिसीज जो कि रिफॉर्म कर रही थी इंडियन सोसाइटी को, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, वेस्टर्न आइडियाज को प्रमोट किया गया और इंडिया के अंदर वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। इंडियन सोसाइटी के कुछ सेक्शंस की कॉर्पोरेशन की मदद से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनी और वेस्टर्न साइंस और लिबरल आर्ट्स पढ़ाए जाने लगे। गुरुकुल सिस्टम जो कि एंशिएंट सिस्टम था इंडिया का उसको कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए काफी सारे लॉज बनाए थे, जैसे 1829 में सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया गया। ऐसी प्रथा को हटाना ब्रिटिशर्स के लिए एक सही चीज थी, लेकिन इसने इंडियन जो फेथ सिस्टम था उसको हिला करके रख दिया। दूसरा लॉ ये लाया गया कि हिंदू विडोज की रीमैरिज की परमिशन दे दी गई, गर्ल्स की एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया। ऐसी बहुत सारे लॉज बने जिनकी वजह से जो इंडियन सोसाइटी थी उनके फेथ को ठेस पहुंचाई जा रही थी। और ब्रिटिशर्स यहीं पर नहीं रुके हैं, वो एनेक्सेशन के काफी सारे जरिए बनाते हैं। 1848 के अंदर लॉर्ड डलहौजी एक नई पॉलिसी लेकर के आते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके अंदर अडॉप्शन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। बेसिकली किसी भी राजा की डेथ हो जाती है और उसका कोई सन नहीं है या फिर उसकी किंगडम को लीड करने के लिए कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले लेंगे। और इस चीज से बचने के लिए अगर किंग किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो वो बच्चा उस किंगडम का सही में उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अवध को अपने अंदर में नहीं किया बल्कि और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी जो कि एनेक्स हुई, जैसे झांसी और सतारा। इन टेरिटरीज को अपने कब्जे में जब ब्रिटिशर्स ले लेते थे तो वो वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन लागू कर देते थे, अपने लॉज ले आते थे और अपने लैंड सेटलमेंट्स और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन
के मेथड्स लाते थे। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उनके राजा को खत्म किया जा रहा है। लैंड होल्डिंग के पैटर्न्स बदल रहे थे और रिवेन्यू में जो पेमेंट्स का तरीका था वो भी धीरे धीरे बदला जा रहा था। और हर एक चीज जिसे इंडियन जनता बहुत ज्यादा सीक्रेट मानती थी या बहुत ज्यादा चेरिश करती थी उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। और इन सभी चीजों के बीच में क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज्यादा एक्टिविटीज किया करती थी, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने के बाद ये जबरदस्ती हम पे क्रिश्चियनिटी को थोप देंगे और हमें जबरदस्ती क्रिश्चियन बना दिया जाएगा। इन सभी रूमर्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो अवध होता है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध किंगडम के बारे में ये कहा, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, जिसका मतलब था कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो किंगडम है ये खुद ब खुद हमारे पास चल कर आ जाएगा। और एग्जैक्टली 5 साल बाद यही हुआ। 1856 में ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर ने अवध को एनेक्स करके अपने कब्जे में ले लिया। असल में लॉर्ड डलहौजी इसलिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि वो जानते थे कि एक ना एक दिन अवध सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिशर्स के पास आ ही जाएगा। सब्सिडरी अलायंस एक तरीका था जिसके थ्रू जो भी इंडियन किंग्स होते थे वो ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला सकते थे और उनकी प्रोटेक्शन में आ सकते थे। और सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में एडवाइस किया था और बाद में 1801 में जाकर के सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया गया। और इस अलायंस के अंदर काफी सारी बातें लिखी हुई थी, जैसे ब्रिटिश आर्मी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी उनका अलाय होगा उसे किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अलाय यानी वो पर्टिकुलर किंगडम जो ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाना चाहती है। इसके लिए ब्रिटिश आर्मी अपनी छोटी सी जो इन्फेंट्री है वो किंगडम के अंदर तैनात करके रखेगी और उस इन्फेंट्री उस पर्टिकुलर आर्मी का जो भी खर्चा आएगा वो उस अलाय को देना पड़ेगा। और ब्रिटिशर्स ने अपने क्लॉज के अंदर ये भी लिखा था कि अगर रूलर को किसी भी दूसरी किंगडम के साथ किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करना है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें एडवाइस कर सकती है। ये सुनने में तो काफी अच्छा और काफी ज्यादा प्लीजिंग साउंड करता है, पर असल में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इमेजिन करो एक राजा जिसके पास अपनी खुद की आर्मी ही नहीं है, वो हर काम के लिए कंप्लीटली ब्रिटिश आर्म फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है और उस पर्टिकुलर आर्म फोर्सेस का खर्चा भी वही उठा रहा है। और मान के चलो कि ब्रिटिशर्स की कोई बात उस राजा को पसंद नहीं आई तो वो उसको डिसएग्री नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं है। वो जो आर्मी है वो ब्रिटिशर्स की है और वो फर्स्ट बात ब्रिटिशर्स की मानेगी, ना कि उस किंगडम की या उस किंग की। तो असल में ये एक तरीके का रीजन बन गया जिसके अंदर बहुत सारे रूलर्स आ तो गए, लेकिन उन्हें आने के बाद इसके बहुत सारे ड्रॉबैक समझ में आए। और जब अवध के नवाब ने ये सब्सिडरी अलायंस साइन किया तो उसकी अपनी खुद की फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया गया और ब्रिटिश ट्रूप्स ने किंगडम के अंदर अपनी पोजीशन ले ली। और ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो कि कोर्ट के साथ ही अटैच था, ब्रिटिशर्स की एडवाइस पर ही सारे के सारे काम जो है नवाब को करने पड़ रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के मन में अब लालच आ गया था, वो बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू अवध को या बाकी सारी टेरिटरीज को अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से कुछ ऐसा कर ले कि जल्दी से ये जो टेरिटरीज हैं ये हमारे कब्जे में आ जाए, क्योंकि यहाँ की जो जमीनें थी वो इंडिगो और कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी थी। तो अगर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इन पर अपना कब्जा कर लेते तो ये इंडिगो और कॉटन को कम्प्लीटली यहाँ के किसानों से उगवा सकते थे और उसे वर्ल्ड मार्केट में ले जाकर के बेच सकते थे। और इन्हीं सारी अलग अलग पॉलिसीज के चलते बहुत सारी बड़ी बड़ी टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स ने बहुत आसानी से कैप्चर कर लिया, जैसे मराठा लैंड्स, दोआब, कार्नाटिक, पंजाब, बंगाल। और जब ब्रिटिशर्स कंप्लीटली इन किंगडम्स के ऊपर अपना कब्जा कर लेते थे तो जो किंग्स होते थे या तो उन्हें अपनी टेरिटरी छोड़ करके किसी और टेरिटरी में चले जाना होता था, या फिर जो राजा होते थे उनको एग्जाइल कर दिया जाता था, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता था, या फिर कई बार मार भी दिया जाता था। और जो आम जनता, जो नेटिव लोग थे, भले ही वो अमीर हो या गरीब, सब बहुत ज्यादा रोते थे क्योंकि उनके जो राजा थे जिन पर वो कंप्लीटली निर्भर थे अपने सभी चीजों के लिए, वो उनसे दूर चला गया। और ऐसा ही एक नवाब था जो अपनी रियासत से जाते जाते वहाँ की सारी खुशियां ले गया। पर कौन था ये राजा? नवाब वाजिद अली शाह। इनका जन्म 30 जुलाई 1822 को हुआ, जो अवध के 11th और आखिरी राजा। डलहौजी ने जब अवध पर कब्जा किया तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए और सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को पहुंचा तो वो अवध के लोगों को था। वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को जबरदस्ती ताज से उतारकर कलकत्ता भेज दिया गया और रीजन ये दिया गया कि नवाब वाजिद अली शाह राज्य को ठीक तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। लेकिन असल में वाजिद अली शाह सबके दिलों पर राज करते थे। सभी लोग, सभी कोर्ट के मेंबर्स और जनता उनसे काफी ज्यादा प्यार करती थी। जब नवाब लखनऊ छोड़ करके जा रहे थे तो कई लोग दर्द भरे गीत गाते हुए उनके साथ कानपुर तक चले गए थे। एक लोकगीत में ये लाइन लिखी गई है, अंग्रेज बहादुर आयन मुल्क लय लीन हो, जिसका मतलब होता है कि अंग्रेज आए और उनका पूरा मुल्क ले गए। और कई सारे सॉन्ग्स भी फेमस हुए, स्क्रीन पर वो सभी दिख रहे हैं, अब देख लीजिए। नवाब के जाने से उनका महल खत्म हो गया और उनकी संस्कृति कमजोर पड़ गई। ब्रिटिशर्स ने जब अवध पर एनेक्स किया और उसको अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने सिर्फ नवाब ही नहीं, तालुकदारों के भी सभी अधिकारों को छीन लिया। अवध के गाँव-गाँव में तालुकदारों के छोटे छोटे महल और किले हुआ करते थे। उन तालुकदारों से उनकी जमीनें छीन ली गई और हर तालुकदार के पास जो अपनी खुद की फौज हुआ करती थी, जिसमें 12,000 से ज्यादा फुट सोल्जर्स और छोटे छोटे तालुकदारों के पास 200 से ज्यादा सोल्जर्स हुआ करते थे, उन सभी सोल्जर से अचानक हथियार छीन लिए गए और उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया गया। और फिर शुरू किया गया समरी सेटलमेंट 1856। समरी सेटलमेंट असल में एक जरिया था जिसके थ्रू बीच में जो मिडिलमैन यानी तालुकदार होते थे उनको हटा करके ब्रिटिशर्स डायरेक्टली जो छोटे छोटे किसान होते थे उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाता था। और इसे स्पेसिफिकली अवध के अंदर ही लॉन्च किया गया था और बाद में धीरे धीरे अदर किंगडम्स के अंदर इसको स्प्रेड किया गया। और इस समरी सेटलमेंट के आने की वजह से अवध के जो 67% गाँव तालुकदारों के कब्जे
कब्जे में थे, अब वो गिर करके सिर्फ 38% ही रह गए। ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि तालुकदारों को हटा करके सीधे किसानों से टैक्स वसूलना बेहतर होगा, पर हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। राज्य का जो टैक्स परसेंट था वो तो बढ़ गया, जो कि पहले 30% था, अब 70% डायरेक्ट लिया जाने लगा। लेकिन इससे किसानों का जो बोझ था वो भी दुगना हो गया। जहाँ तालुकदार जो होते थे वो मुश्किल समय में काफी ज्यादा हेल्प कर दिया करते थे किसानों की, अब वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उनसे उनका सारा कंट्रोल ले चुके थे। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे उनको कोई लेना देना नहीं होता था किसानों से, वो बहुत ज्यादा ब्रूटल, बहुत ज्यादा कठोर और निर्दयी हुआ करते थे इंडियन किसानों को लेकर, और इसी वजह से अवध की पूरी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो टूट गई। किसान और तालुकदार दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में थे और ये गुस्सा 1857 के विद्रोह में उभर कर सामने आया। बेगम हजरत महल जो कि नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी, उन्होंने लखनऊ में अपना नैरेटिव संभाला और कई तालुकदारों ने बेगम हजरत महल के साथ मिलकर फिरंगियों के खिलाफ तलवार उठा ली और फिर से सिपाहियों ने इस आग को हवा दी। असल में जो पूरे इंडिया के अंदर इंडियन सिपाहियों को भर्ती किया जाता था, उनकी रिक्रूटमेंट अवध से ही की जाती थी और इसीलिए अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल भी कहा जाता था, क्योंकि यहीं से सारी की सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती थी और ज्यादातर जो सिपाही भर्ती हुआ करते थे वो अवध के ही थे। तो जब अवध के नवाब को हटाया गया तो सिपाहियों के दिल को भी ठेस पहुंची थी और कई सिपाहियों के जो बाकी घर वाले थे उनका रोजगार छीन लिया गया ब्रिटिशर्स की इन्हीं पॉलिसीज की वजह से। और सिपाहियों ने जब विद्रोह किया तो आम गांव की जनता जो थी उसने भी उनको सपोर्ट किया। गांव वाले समझ गए कि ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई उन सब की लड़ाई है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा बुरा किया था। और इस तरीके से अवध की पूरी जनता जो है वो ब्रिटिशर्स के फिरंगी राज के खिलाफ खड़ी हो गई। 1857 की अपराइजिंग में एक ऐसी बात थी जो सबसे अलग थी और वो थी यूनिटी। अपराइजिंग के दौरान रिबेल्स ने हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को एक साथ मिलने को कहा। मुस्लिम शाही लोगों ने भी ऐसे संदेश दिए जो हिंदू लोगों के जज्बात को समझते थे। ये जंग सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए थी, जिसमें सब ने मिलकर अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ी। आपस में लड़ने के बजाय वो इसका ठीक उल्टा करते थे, पुराने ज़माने की बातें याद दिलाते थे, वो वक्त जब मुगल्स के दौरान सब धर्म के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। बहादुर शाह ने अपने नाम से संदेश दिया कि सब लोग मोहम्मद और महावीर के निशान के नीचे लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही ब्रिटिश लोगों ने हिंदू मुस्लिम में दरार डालने की कोशिश की, पर उस वक्त ये हो नहीं पाया। दिसंबर 1857 बरेली में ब्रिटिशर्स ने 50,000 रुपए खर्च करके हिंदूज को मुस्लिम्स के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, पर यह काम नहीं आया। इस लड़ाई में हर वर्ग के लोग थे, एक ही मकसद के पीछे, वो था आज़ादी। और इसी यूनिटी ने विद्रोह को एक अलग पहचान दी जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। अगस्त 1857 में आजमगढ़ से एक इम्पॉर्टेंट पैगाम आया जिसमें रिबेल्स ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। इस पैगाम में कहा गया कि हिंदुस्तान के सब लोग, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम, अमीर हों या गरीब, सब अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ मिलकर लड़ो। पैगाम ने तालुकदार, व्यापारी, अधिकारी और बाकी सभी धर्मों के लोगों को ध्यान में रखा, उनके दुख दर्द को समझा और उनको वादा किया कि अगर नए सरकार यानी बादशाही सरकार आई तो हर किसी को हक मिलेगा। पंडित और फकीर जो धार्मिक गुरु थे उन्हें बुलाया गया कि वो भी इस लड़ाई में अपना योगदान दें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सियासत की नहीं थी बल्कि धर्म की रक्षा करने के लिए भी थी। पर ये सब ज़्यादा लंबा टिक नहीं सका। जब हुकूमत के हाथ से ताकत फिसलने लगी तब कानून नहीं जुल्म लिखे गए। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने जंग से ज़्यादा खौफ का इस्तेमाल किया और उस खौफ का नाम था रिप्रेशन। 1857 का अंत आते आते पूरे हिंदुस्तान में आग लग चुकी थी, एक ऐसी आग जिसे अंग्रेज छुपा नहीं पा रहे थे। अंग्रेज समझ गए थे कि इस बार एक छोटी सी म्यूटिनी की बात नहीं है, ये तो लोगों के दिलों में एक्सप्लोजन था। लेकिन उन्होंने लड़ने से पहले एक और चाल चली, जुल्म को कानून का रूप दे दिया। मई और जून के महीनों में ऐसे कानून पास हुए जिसके बाद इंसाफ बंद हो गया और मौत एक ही फैसला बन गया। अब ना कोई कोर्ट चलेगी ना कोई अपील होगी, बस अगर बागी कहलाए तो सज़ा एक ही थी, सजाए मौत। फिर अंग्रेज़ों ने अपने दो झुंड भेजे, एक कलकत्ता से और दूसरा पंजाब से, दिल्ली को वापस जीतने के लिए। जंग जून में शुरू हुई, 4 महीने तक खून बहता रहा, धूल उड़ती रही, तोपें गरजती रही। दिल्ली के हर मोहल्ले में बागी खड़े थे, लखनऊ, कानपुर, बरेली, सब जगह से लोग आ गए थे अपनी दिल्ली बचाने। ब्रिटिश सोच रहे थे ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत है, पर जब उन्होंने देखा कि गांव-गांव, खेत-खेत में लोग हथियार उठा रहे हैं, तब उन्हें समझ आया ये पूरे देश का तूफान है। अवध में तो हालत और भी खतरनाक थी। एक ब्रिटिश अफसर फोर्सिथ ने लिखा, यहाँ के 3/4 आदमी बागी बन चुके हैं। ब्रिटिश ने पूरी ताकत लगा दी, तोप, बंदूक, सेना, सब कुछ, पर लोग हार नहीं मान रहे थे। आखिरकार मार्च 1858 में अंग्रेज किसी तरह अवध पर कब्जा कर पाए और फिर अंग्रेजों ने अपनी अगली चाल चली, डिवाइड एंड रूल। जहां जमींदार और किसान एक साथ लड़ रहे थे, वहां उन्होंने वादा किया कि जो हमारे साथ आ जाएगा उसे ज़मीन वापस मिलेगी, जो वफादार बने उन्हें
इनाम मिला। जो बागी रहे उनकी ज़मीन छीन ली गई, घर जला दिए गए, कईयों को तो जान से मार दिया गया जंग में, और कई लोग तो भागकर नेपाल चले गए, जहां भूख और बीमारी ने उन्हें खा लिया। इस मैप को देखकर हम ब्रिटिश स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ सकते हैं। उन्होंने रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए 3 मेन रूट्स बनाए। ब्लैक डॉट्स प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट्स को दर्शाता है। ऑरेंज लाइंस ब्रिटिश सेना के हमले या काउंटर अटैक्स के रूट्स बताते हैं, जिनके जरिए उन्होंने बागी इलाकों पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की। कलकत्ता से उत्तर भारत की तरफ यानी मेन रास्ता था, जहां से ईस्टर्न इंडिया के ब्रिटिश फोर्सेस ने मार्च किया। कलकत्ता, जो आज का कोलकाता है, वहां से निकलकर उन्होंने बनारस, इलाहाबाद, कानपुर जैसे बागी शहरों में हमला किया ताकि नॉर्थ इंडिया में बढ़ी हुई बगावत को दबा सके। पंजाब से दिल्ली तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आई ब्रिटिश सेना ने दिल्ली को अपना सबसे बड़ा निशाना बनाया, क्योंकि दिल्ली ही बगावत का सिंबॉलिक हार्ट थी। पंजाब के शांत इलाकों से गुजरते हुए उन्होंने दिल्ली पर छोटा नहीं, एक 2 तरफा मिलिट्री अटैक किया, और सेंट्रल इंडिया से पूर्व तक यानी झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद वाला जो इलाका था, कई जगह बगावत भड़की थी। यहाँ से पूरा जो मध्य भारत का एक इलाका था, इलाहाबाद, बनारस, उन सब को कवर किया ताकि अपनी कैंपेन चला सके। आखिर में जंग तो खत्म हो गई, पर एक सवाल छोड़ गई, क्या तलवारों से दिलों को हराया जा सकता है? इनकी कहानियां वो तस्वीरें बयां करती हैं जो कि उस वक्त बनाई गई थी। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो उस टाइम पर छप रहे थे, उनमें रिबेल्स को खूनी, कठोर, खतरनाक दिखाया गया, जिससे ब्रिटिशर्स के मन में लोगों से बदला लेने की भावना बहुत ज्यादा भड़की। पेंटिंग्स, स्केचेस, पोस्टर और कार्टून्स, सब कुछ इस समय पर रिबेल्स के खिलाफ लिखा गया। होता कुछ यूं है, एक मशहूर पेंटिंग थी रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो थॉमस जोन्स बार्कर ने 1859 में जाकर के बनाई थी। लखनऊ में जब बागियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया था, तब कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने सब क्रिश्चियन लोगों को एक मजबूत बिल्डिंग में शरण दी। लॉरेंस मर गया, पर रेजिडेंसी लड़ती रही। फिर 25 सितंबर को जेम्स आउट्राम और हेनरी हैवलॉक ने अपनी सेना के साथ आकर घिरे हुए अंग्रेजों तक रास्ता बनाया, और कुछ दिन बाद कॉलिन कैम्पबेल अपनी फौज के साथ आया और पूरी रेजिडेंसी को आज़ाद करा लिया। ब्रिटिश लिखावटों में ये हिस्सा एक हीरोइक सर्वाइवल स्टोरी बन गया, एक ऐसी कहानी जिसमें बहादुर अंग्रेजों ने मौत और बगावत दोनों को हरा दिया। बार्कर की पेंटिंग में भी वही नज़ारा दिखाया गया। ऐसी तस्वीरों ने ब्रिटिश के लोगों को तसल्ली दी कि दुख और तूफान का समय गुजर गया है और ब्रिटिश शक्ति फिर से जीत गई है। ये पेंटिंग देखो, इन मेमोरियम, जिसे जोसेफ मोएल पेटॉन ने 1859 में बनाया था, जो रिवोल्ट के 2 साल बाद बनी थी, जिसमें अंग्रेजी औरतें और बच्चे एक गोले में बैठे दिखते हैं, डर से लिपटे हुए, जैसे बस मौत का इंतजार कर रहे हैं, पर हर ब्रश स्ट्रोक में खतरे की खामोशी महसूस होती है। एक और पेंटिंग में औरतें कमजोर नहीं, बहादुर हीरोइंस बनकर सामने आई, जैसे एक स्केच में मिस व्हीलर जो कानपुर में अपने कमरे में खड़ी हैं और सामने बागी तलवारों के साथ। ये तस्वीर सिर्फ एक औरत की नहीं थी, ब्रिटिशर्स की नज़र में ये क्रिश्चियनिटी की इज्जत बचाने वाली देवी थी। ऐसी तस्वीरों ने एक ही बात सबके दिमाग में डाल दी कि बागी कातिल थे और ब्रिटिश सिविलाइज्ड प्रोटेक्टर्स। इन्हीं पेंटिंग में सबसे मशहूर पेंटिंग जस्टिस पेंटिंग, जो कि पंच मैगजीन 12 सितंबर 1857 बनाई गई थी, उसमें एक लेडी जस्टिस दिखाई गई, हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बदला। वो अपने पैरों तले सिपाहियों को कुचल रही है। इस छोटी सी इमेज ने पूरे इंग्लैंड में रिवेंज और रिट्रीब्यूशन का तूफान खड़ा कर दिया था। इस फेमस इमेज को देखो, जिसका नाम द ब्रिटिश लायंस वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर पंच मैगजीन में 1857 में रिलीज की गई थी। उसमें ब्रिटिश शेर वो अपनी ताकत से बागी बंगाल टाइगर्स, जो कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन है, को कुचल रहा है, उस पर अटैक कर रहा है। और इस पेंटिंग को देखिए, 12 बागी सिपाही एक साथ फांसी लटके हुए हैं और चारों तरफ से तोपें लगी हैं। ये कोई आम सजा नहीं थी, इसे परफॉर्मेंस ऑफ टेरर कहा जाता है। इन पब्लिक एग्जीक्यूशन से ब्रिटिश ने एक ही पैगाम दिया कि उनके खिलाफ आवाज उठाना मतलब मौत के सामने खड़ा होना है। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये डर का प्रदर्शन था। 1857 के बाद जब हर तरफ बदले और खौफ की हवा चल रही थी, तब एक आदमी था जो सबसे अलग सोच रहा था, गवर्नर जनरल कैनिंग। उसका मानना था कि अगर थोड़ी सी दया दिखाई जाए तो शायद सिपाही दोबारा से वफादार बन सकते हैं। पर ब्रिटेन में किसी को ये बात पसंद नहीं आई। अखबारों ने उसका मजाक उड़ाया, क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग कहकर पुकारने लगे। ये तस्वीर एक मजाक थी, एक ताना उन लोगों के लिए जो समझते थे कि दया से भी ईमानदारी वापस लाई जा सकती थी। हालांकि सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही इस तरीके की इमेजेस नहीं बनाई, बल्कि इंडियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा इमेजेस को बनाया। इस पोस्टर को देखिए, जिसमें झांसी की रानी लड़ती हुई दिखाई गई हैं और भी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको बहुत बढ़ा करके दिखाया गया है। और इसी पोस्टर को देखकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक पोएट्री लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी गई है। और मैं बचपन में जब इसे पढ़ता था तो मुझे गूज़बम्स तक आ जाते थे। और ये नए चित्र कविताएं सिर्फ इतिहास नहीं बताती थी, बल्कि ये जज्बात को जन्म देती हैं कि किस तरीके से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रिबेलियंस थे, उन्होंने अपनी जान दे करके आज़ादी मांगी थी। हालांकि ये एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं था, लेकिन
फिर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स को दिखा दिया था कि अगर जुल्म किया जाएगा तो उसे सहा नहीं जाएगा। 1857 की कहानी तलवारों और तोपों की नहीं थी, ये थी सोच, हिम्मत और बदलाव की कहानी, जो हमारी आज़ादी का एक बड़ा मूवमेंट बना। लेकिन अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स इस पॉइंट पर हार गए तो हमें आज़ादी कैसे मिली? क्या सारा क्रेडिट महात्मा गांधी को दे देना ठीक रहेगा? अगर इस बात को जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, ये आज़ादी की बाकी बची कहानी आपको बताएगा। तब तक के लिए सतीश साहू साइनिंग ऑफ।